चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के आधार पर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन रेडियल सिमेट्री एनी प्लेन passing through the central axis divides the organism into two equal halves as seen in Coelenterata। रेडियल सिमेट्री किसमें दिख रही थी? रेडियल सिमेट्री दिख रही थी सीलेंट्रेटा यानी डेरिया जिसको बोलते हैं, टीनोफोरा में और अडल्ट एचाइनोडर्मेटा में या फिर एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अडल्ट एकाइनोडर्मेटा में। तो पहला तो सही है। टिपिकली पॉलीफेरा टिपिकली एग्जिबिट एसिमेट्री मीनिंग दे लैक अ डिफाइंड बॉडी सिमेट्री। यस, कहीं से भी किसी भी प्लेन के अलॉन्ग आपको बॉडी सिमेट्री नहीं दिखेगी, तो सही है आपका। ठीक है, bilateral symmetry divides an organism into identical left and right halves and is characteristic of phyla like Platyhelminthes, Arthropoda। बिल्कुल, ये रेडियल दिखाते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। पॉलीफेरा कुछ नहीं दिखाता, कोई सिमेट्री नहीं। बाकी जितने सब हैं सब के सब बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, यानी कि तीनों ही यहाँ पर कथन सही है। ठीक, रिगार्डिंग जर्म लेयर्स एंड सीलोम कंसीडर दी स्टेटमेंट्स। तो जनन स्तर और प्रगुहा के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। तो एनिमल्स विद ओनली 2 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड एज डाइप्लोब्लास्टिक सच एज टीनोफोरा। तो हमने पढ़ा था कि डाइप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होती हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर मेंशन है, और किसके पास होती हैं? पोकोसिटी, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बाकी सब टाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्टो यानी बाहर, अंदर यानी एंडो, के बीच में एक मीजोडर्म भी होती है, बीच वाली लेयर भी होती है। तो एंडो, मीजो, एक्टो, ये अंदर से बाहर की ओर का ऑर्डर होता है। और अगर डाइप्लोब्लास्टिक है यानी कि ट्राइप्लो नहीं है, तो इसमें बीच में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया आ जाता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। प्लैटीहेल्मिंथेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ बॉडी कैविटी मेकिंग देम असीलोमेट्स। यस, याद करो, PC² PA³ MEC। सीलोम, सीलोम की बात कर रहे थे तो ये एस्टेलमेंथिस था या निमाटोडा के नाम से जिसको जानते थे। सिलेंड्रिकल बॉडी थी, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म सब यहीं पे आते हैं। ये स्यूडोसिलोमेट था, इसके ऊपर सारे असिलोमेट यानी कि लैक ऑफ सीलोम, प्रॉपर सीलोम, और इसके नीचे सीलोमेट से सारे। तो यानी कि प्लैटीहेल्मिंथिस इसके ऊपर आ रहा है, फ्लैट वर्म्स इसके ऊपर आ रहे हैं। फ्लैट वर्म्स में कौन था? अपना प्लेनेरिया था, नाम में ये प्लेन है पूरा, जो कि फ्री लिविंग था। आंखें थी ना उसके पास। लिवर फ्लूक जो कि कैसा था? पैरासिटिक नेचर का था। और टेप वर्म, टेप वर्म भी तो टेप कैसा होता है? चपटा होता है, प्लेट की तरह, फ्लैट होता है। तो दूसरा भी सही है। निमाटोड्स एस्टेलमेंथिस पोजेस अ ट्रू सीलोम, यूसिलोमेट यानी यू मतलब ट्रू और सिलोमेट का मतलब कैविटी, लाइंड विद मीजोडर्मल टिश्यू। नो, तभी तो स्यूडोसिलोमेट था, क्योंकि मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं थी। याद करो जब इस तरीके से बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ मीजोडर्म की लाइनिंग बनाए थे, एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ मीजोडर्म की लाइनिंग बनाए थे, यहाँ पे कैविटी। लेकिन असिलोमेट में क्या था कि पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कैविटी, और यहाँ पर दोनों साइड में मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है कैविटी में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टेटमेंट्स बताने। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, बिल्कुल सही बात है। इंसेक्टा उसमें सबसे बड़ी क्लास है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जॉइंट अपेंडेजेस यानी जॉइंट लेग होते हैं, ठीक, और इनका बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। किसका बॉडी हेड, फुट और मेंटल में डिवाइडेड था? देयर एक्सोस्केलेटन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नो नो नो, सीलेंट्रेटा में था ऐसा। इनकी जो आउटर स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन का बना हुआ था, ध्यान रखना है। ये इनका सीलेंट्रेटा का था एक्सोस्केलेटन, जैसे कि हमने देखा था निटेरिया हो गया, सॉरी कोरल्स हो गया हमारे, तो कोरल का एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। ठीक, हेड, फुट और मेंटल में डिवाइडेड था आपका मोलस्का। मोलस्का जो होता है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में। गोलू मोलू टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे अपना स्नेल आता है, घेंघा, ठीक है, स्नेल, ये किसमें आता है? इसमें। ऑक्टोपस बाबा आते हैं इसमें। ऑक्टोपस को हम किस नाम से जानते हैं? क्यों ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? कौन सी फिश होती है ऑक्टोपस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली। फाइलम मोलस्का एंड एनालिडा कंसीडर दी स्टेटमेंट्स। एनालिडा एन्युलर रिंग्स देखने मिलती हैं। एन्युलर रिंग्स का मतलब हो गया कि बॉडी रिंग्स में से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक, चलो सेटेज बाय क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या इसमें क्लोज होता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखिए तो सब में ओपन होता है, वो क्लोज होता है एनालिडा में एंड मेनली कॉर्डेट्स में, चोरडेटा, ठीक है, और कुछ मोलस्क में भी होता है। तो मेनली एनालिडा, कॉर्डेटा और कुछ मोलस्क में आपका क्लोज होता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा ने देखा तो उसमें भी ओपन होता है, यानी कि सेल्स एंड टिश्यूज आर बाथिंग इन द ब्लड। Mollusca is the second largest phylum and most members possess an open circulatory system with exceptions of octopus and squid. Yes, there are exceptions where we observe the closed circulatory system. ठीक है, डेविल फिश है अपनी ऑक्टोपस बाबा। बोथ फाइला यूटिलाइज किडनी लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड नेफ्रीडिया फॉर स्केलेटन। यानी कि आपसे बोल रहा है कि दोनों जो संघ उत्सर्जन है, दोनों संघ उत्सर्जन नामक वक्र जैसे अंगों का उपयोग करते हैं। बोथ फाइला यूटिलाइज, बोथ मतलब अच्छा मोलस्का एनालिडा दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों में क्या आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों में कैसे हो जाएंगे किस तरीके के सेल्स? आप खुद सोचो, दोनों में एक तरीके के सेल्स कैसे हो जाएंगे? एनालिडा में हमने पढ़ा था नेफ्रीडिया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्टिब्रेट क्लास। एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स पोजेस अ 3-चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड। बिल्कुल सही है। एम्फीबियंस को ले लो, रेप्टाइल्स को ले लो, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? ठीक है, एम्फीबियंस जो बेहतर हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 3-चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो फिशेस होती हैं, जो पिसेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है, पिसेस क्लास से, इनका जो होता है ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन इनका 2 चैम्बर का हार्ट होता है। एव्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, यस, and have 4-chambered heart. Yes, all mammals are viviparous, meaning they give birth to live without any exception. There are exceptions. Platypus and echidna are the exceptions. So this is wrong दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में और तंत्र मंत्र की विद्याएं समझते हैं आज के इस लेक्चर में। तो आइए, जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, मैं आपको बता दूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडीज फंक्शंस। इट इंक्लूड्स ये सारे पार्ट्स। यानी तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं और तंत्रिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं लेक्चर को, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तो वो किस वजह से, कौन है? वो है आपका नर्वस सिस्टम जो सारी चीज़ें कर रहा है।
अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय मतलब केंद्र का, परिधीय मतलब साइड का, सिंपल। परिधि का मतलब क्या होता है, साइड में, आसपास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपका ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, रीढ़ की हड्डी, या फिर आई थिंक मेरू रज्जा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, मेरू रज्जा, ठीक है। तो मस्तिष्क और मेरू रज्जा ये बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से जैसे कि सेंटर है और इसके एक्सिस के अराउंड जो आपको देखने को मिलता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो ये सेंट्रल एक्सिस है जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और इसके आसपास जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, नसें हैं, नर्व्स इमानेटिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या समझे दोस्तों? देखो ये है ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, क्या बन गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या है, यहाँ से नर्व्स निकलेंगे, बहुत सारी नर्व्स निकलेंगे, बहुत सारी नर्व्स। ये जो नर्व्स है ना, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि में है, ठीक, पेरिफेरी में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। In short, also called as CNS, is the body's primary control center responsible for processing information and coordinating bodily functions. It is made up of the brain and the spinal cord. सिग्नल लेना, सेंस रिसीव करना, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस पर फिर रिस्पॉन्ड करना, ये सारे इसमें मेनली काम होते हैं, ठीक। सीएनएस में अगर हम देखेंगे तो ये सिग्नल कलेक्ट करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जैसे कि ये हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, टच हो गया, टेस्ट हो गया, ऑडिटरी यानी हियरिंग हो गई, स्मेल हो गई और विजन हो गया। तो इनका यूज करके जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हमारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इनपुट है, वो लेता है, ठीक है। देन उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा एंड देन उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ऐच्छिक जो चीजें होती हैं, ठीक है, स्वैच्छिक का, जैसे चलना, लिखना, बोलना आदि को नियंत्रित करना। सीएनएस शरीर के स्थिर तापमान को बनाए रखने में, यानी कि थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, स्टेबल बॉडी टेंपरेचर में। सीएनएस स्पेसिफिकली द हाइपोथैलेमस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द बोथ हंगर एंड थ्रस्ट, यानी कि भूख और प्यास को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब अनैच्छिक गतिविधियां जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं उनको वॉलंटरी बोलते हैं, जो अनैच्छिक होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं। जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है तो क्या हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहें तब हार्ट को रोक सकते हैं, उसका बीटिंग या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं, वो अपने आप होगा। डाइजेशन हो गया, अपने आप होगा, तो ये भी इनवॉलंटरी है। सेंड सिग्नल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, तो अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए सिग्नल भेजने का काम भी सीएनएस का होता है। क्या ये रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है, बस थोड़ा सा देखना था, थोड़ा सा समझाना था, थोड़ा देखना था, थोड़ा दिखाना था, बाकी तो जो याद करना है वो तो आगे मैं बताऊंगा आपको। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन, यहाँ से याद करने वाली चीज शुरू होती है। ये आपको रटना नहीं है कुछ, बस समझना है कि हाँ करता क्या क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब हम आएंगे फंक्शंस ऑफ ब्रेन में, मानव मस्तिष्क। तो पहले हम बात अगर करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन आपको पता है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, सराउंडेड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या क्या करता है वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लोड लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, देखो ये तुम देख रहे होगे ठीक, ये क्या है, ये सफेद सफेद ऐसा लग रहा है डब्बा टाइप, और डब्बे में रखा हुआ हमारा ब्रेन। तो ऐसा तो होता नहीं, हमारा ब्रेन पूरा डब्बा कवर्ड होता है, क्यों? ये डब्बा तो पूरा कवर्ड होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डब्बा पूरा कवर्ड होता है। जी हाँ, ये डब्बा है क्या? ये डब्बा हड्डियों का ढांचा है। ये डब्बा है क्या? ये हड्डियों का बना हुआ है डब्बा, ये डब्बा हड्डियों का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो हड्डियां हैं ये क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्रेनियल बोन्स। कौन सी हड्डियां हैं? दिमाग की हड्डियां हैं, क्रेनियल बोन है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि खोपड़ी फट गई, खोपड़ी फट गई, खोपड़ी फटती नहीं, ये फटती है आपकी क्रेनियल बोन्स टूटती है, ठीक है। तो समझ में आई आपको बात? तो ये जैसे जैसे हमारे बाल हैं, तो बाल हमारी जो स्किन है, स्किन उगे हुए हैं, उस स्किन के नीचे एक खोपड़ी है, यानी हड्डियां हैं। यानी स्किन के नीचे क्या है? हड्डी है, ठीक, हड्डी है। ये जो हड्डी है, ये कितनी हड्डियां हैं टोटल? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है। टेम्पोरल का मतलब होता है, टेम्पोरल का मतलब समझ लो कनपट्टी में, जो कनपट्टी होती है यानी कान के पास, वो टेम्पोरल है। पैराइटल ये ऊपर वाला हो गया, ऑक्सीपिटल ये पीछे वाला होता है, ठीक है। फ्रंट वाला स्फिनॉइड एंड एथमॉइड, ठीक। तो कितनी हो गई? 8 हैं कपाल की हड्डियां। कपाल की हड्डियों की बात हो रही है, 8 हैं, और 14 चेहरे पे हैं, ठीक। तो टोटल बोन्स स्कल में जो कही जाती हैं वो 22 हैं, जिसमें 8 क्रेनियल है कपाल की और 14 हैं फेस में, चेहरे की, ठीक है। वैसे तो जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से मैं आपको बताऊंगा, तो अभी ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मेन अभी इस पे फोकस करना है, क्योंकि हम कपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रेन की कवरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन की कवरिंग सबसे पहले कौन बनाता है? ये कपाल बनाता है, हड्डियों का ढांचा बनाता है। इसमें 8 हड्डियां आती हैं, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड और फ्रंटल, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हड्डियां और उसके बाद ब्रेन, हड्डियां और ब्रेन के बीच में बहुत पतली सी लेयर आती है, बहुत पतली सी लेयर आती है, और उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। जो बहुत थिन सी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस भी एक्चुअल में 3 पतली पतली लेयर से बना हुआ है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए ड्यूरा मैटर पहले मिलेगी, देन एरेक्नॉइड मिलेगी, देन पाया मैटर मिलेगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, मान लो कि हमारा एकदम से कोई चोट लगी तो हमारी खोपड़ी फट गई। अब खोपड़ी फटने के बाद डायरेक्टली सीधा ब्रेन में इंपैक्ट ना आ जाए, तो ये कुशन के तौर पर काम करती है ये लेयर। अगर ये भी ना काम कर पाई तो बहुत ज़्यादा अगर चोट हुई, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ, तो सीधे हमारा ब्रेन इंपैक्ट होता है। और जब ब्रेन इंपैक्ट होता है तो बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। बचने के चांसेस ना के बराबर इसलिए होते हैं बिकॉज हमारा जो ब्रेन या पूरे नर्वस सिस्टम की मैं बात करूँ तो वो किन सेल्स का बना हुआ होता है? वो जिन सेल्स का बना हुआ होता है उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं कर सकते। न्यूरॉन्स का डिवीजन पावर नहीं होता, न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। इसीलिए अगर ब्रेन में कोई चोट लगी फिर उससे रिकवरी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो फिर जो इंजरी है, जो लॉस है, वो परमानेंट लॉस होता है। तो DAP आपको याद रखना है, D से ड्यूरा मैटर, A से एरेक्नॉइड और P से पाया मैटर। ये मेनिंजेस के पार्ट्स हैं, मतलब मेनिंजेस कुछ और नहीं है, इन्हीं तीनों को मिला के ही मेनिंजेस बोलते हैं। इसी में रोग हो जाता है जिसके बारे में आखिर में पढ़ेंगे, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजेस क्या है? बहुत ही पतली लेयर है जो इन 3 लेयरों से मिलकर बनी हुई है। आउटर है, ये मिडिल है, और ये इनर लेयर है, ठीक। किसका काम कर रही है? ये कुशन का काम कर रही है। ऑलराइट। पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन मेनिंजेस। तो पेन रिसेप्टर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर इसमें हल्का सा कुछ भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें,
ठीक है। तो ब्रेन में अगर मान लो कि कुछ हम मान लो हाइपोथेटिकली अगर हम अज्यूम कर लो कि आपके ब्रेन को खोल के अगर मैंने उसमें सुई चुभाई, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके से सेंसरी पेन रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। मेनली तो जो है वो मेनिंजेस में आपको देखने को मिलते हैं। खैर, क्या आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, पूरा जो ब्रेन है, उसका भार, उसका वेट पता है कितना है? उसका वेट है लगभग 1.5 किलो, 1400 ग्राम मेल्स में, और फीमेल्स में लगभग 1200 ग्राम है। ठीक है, मेल में 1400 से 1500 ग्राम होता है, फीमेल में 1200 से 1300 ग्राम होता है, फीमेल्स में 200 ग्राम कम होता है ब्रेन का वेट। ठीक, अब ये आप मान लो लगभग एक ईंट के बराबर होता है। एक ईंट का वेट लगभग इतना ही होता है, या फिर इससे थोड़ा कम ही होगा, यानी मतलब हमारे ब्रेन का वेट है तो ईंट के बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपने दिमाग में, मतलब हमने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक ईंट लेके हमेशा चल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा फील होता है, ऐसा कुछ भार फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा ना सिर पे लोड है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ईंट आपने कैरी कर रखी हो आपके दिमाग में, आपके मतलब एकदम जो टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी है? नहीं लगता है। कारण ये है कि जो हमारा ब्रेन है एक्चुअल में ये फ्लोट कर रहा है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये कवच है, ये फ्लोट कर रहा है। जहां फ्लोट कर रहा है उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें हमारा ब्रेन फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव वेट कम हो जाता है, और इफेक्टिव वेट मात्र 50 ग्राम का हो जाता है। 1.5 किलो से 50 ग्राम में आ जाता है सीधे। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से फ्लोट कर रहा है तो उसका इफेक्टिव वेट कम लगने लगता है। ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ अगर आप पानी में डालोगे, अगर फ्लोट करने लगेगी तो उसका इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होता है, उत्प्लावन बल भी लग रहा होता है, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। टू सरप्राइज यू मोर, 2% ऑफ आर बॉडी वेट है ये, जो इसका वेट है 2%, हमारी बॉडी का वेट का सिर्फ 2% है। लेकिन ऑक्सीजन कितना चाहिए? 20%। ब्लड पता है कितना चाहिए? ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो जितना कार्डियक आउटपुट होता है, जितना ब्लड पंप किया जाता है बाई आर हार्ट, उसका 1/6 ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट चाहिए हमारे ब्रेन को। यही कारण है कि जब भी अगर कार्डियक अरेस्ट आता है, यानी कि हार्ट अटैक आता है, कुछ भी इस तरीके का होता है, तो सबसे पहले जो हमारा इफेक्ट होता है बॉडी पार्ट, वो ब्रेन ही होता है। एक तो ब्लड वहाँ पहुंचना बंद हो जाएगा, और ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन जानी बंद हो जाएगी, बिकॉज जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसीलिए सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट में फेंटनेस आती है और होश चला जाता है। ठीक है, इसमें कार्डियक आउटपुट, क्योंकि 1/6 जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारा हार्ट ही देता है, और 2% बॉडी वेट है, लेकिन 20% जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करता है हमारा कौन? जो ब्रेन है। ठीक है, एंड 20 to 25% ऑफ ग्लूकोज आवर ब्रेन डिमांड्स हाफ ऑफ द शुगर एनर्जी। यही कारण है कि क्यों जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं सबसे पहले आपके ब्रेन को ऐसा रिलैक्स फील होता है। यही कारण है कि क्यों जब भी आपका ऑक्सीजन से सप्लाई कटेगी, मान लो एकदम से आप सुनते हैं कि कहीं पे एकदम धुआं भर गया और एकदम से लोग क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। बेहोश इसीलिए होते हैं क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ पे कट होती है? आपके ब्रेन पे, क्योंकि उसको 20% ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आप एकदम फेंट हो जाते हैं। ये कारण होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक तो है आगे का हिस्सा जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, एक है बीच का हिस्सा जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम्स दैट्स व्हाई योर एपेटाइट स्टॉप टेकिंग एनर्जी इज। ठीक है, चलो, तो ये 3 पार्ट हो गए ब्रेन के, जिसमें कि अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन यानी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट ही मिड ब्रेन में आता है, और ये पूरा आता है आपका, दिस एंटायर पार्ट इज इन दी हाइंड ब्रेन। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में आता है। सबसे पहले आते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क पे, आगे का हिस्सा होता है ये, लार्जेस्ट सेक्शन है ब्रेन का, यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही होता है। ऑल दी वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, ये सारे काम, स्वैच्छिक गतिविधियां इसी के द्वारा करी जाती हैं। ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम की सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहाँ पे बना नहीं हुआ है, ठीक है, आई थिंक, रुको 1 सेकेंड, टाइम दोगे क्या? थोड़ा सा एक पिक्चर लगानी थी यहाँ पे, वो उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा थोड़ा सा। ये सेरिब्रम नहीं बल्कि पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रम है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सेरिब्रम है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। और ये जो बीच में इसका डिवीजन होता है, जो बीच में डिवीजन किया जाता है, ये जो डिवीजन करता है उसका नाम है ये कॉर्पस कैलोसम। जो कॉर्पस कैलोसम है ये सेरिब्रम के लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। थैलेमस का हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल ब्रेन में देखोगे बहुत बहुत छोटा सा होता है। हाइपोथैलेमस उससे भी छोटा है। ठीक है, ये सब आपके इसी के पार्ट होते हैं। अगर आप देखोगे सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपके इसी के पार्ट होते हैं। पीनियल ग्लैंड है जो हम आगे जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, मटर के दाने, मटर का जितना दाना होता है ना उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, इसका जो साइज होता है। ठीक है, मेलाटोनिन वगैरह सेक्रेट करता है जो स्लीप साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ब्रेन स्टेम है, ये पूरी, ये फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। ब्रेन स्टेम पे भी अभी आएंगे, ब्रेन स्टेम क्या चीज़ है। ठीक, सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब डिवाइडेड, और डिवाइडेड किसके द्वारा है? तो कॉर्पस जो कैलोसम है इसको डिवाइड करता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं। मेडोमिन फॉर्मब्रेन हिंडामिस, द आउटर लेयर ऑफ द सेल व्हिच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये मेमोरी एंड लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर किसी की मेमोरी शार्प है, किसी को बहुत देखते ही कुछ तुरंत चीज़ें याद हो जाती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने के लिए, तो जो भी मेमोरी से लेकर फिर क्यूरियोसिटी से लेकर जो भी चीज़ें जुड़ी हैं वो सब सेरेब्रल पार्ट ऑफ जो ब्रेन है उसी से एसोसिएटेड है। यानी अगर आपकी वीक मेमोरी है तो यहाँ पर सेरेब्रम अफेक्टेड है, लगता है, लेकिन सबको यही है कि हमारी मेमोरी वीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
एक्चुअल में अगर वो प्रूवन हो कि हाँ वीक है तो हम बोल सकते हैं यहाँ सेरिब्रम किसी का वीक है। नो डाउट होता तो होगा ही थोड़ा बहुत डिफरेंस, यही कारण है कि क्यों कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, है ना, जो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तुरंत याद हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस बात है कि सेम तो नहीं होती होंगी, हर किसी के अंदर सेम लेवल की क्यूरियोसिटी नहीं होती है। तो सेरिब्रम ये आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी एंड लर्निंग के लिए। थैलेमस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का मतलब ये सेंसेस, आउटर सेंसेशंस को पहचानने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, कोई भी तरीके की सेंसेशंस, आउटर सेंसेशंस जो हो रही हैं, वो एक्चुअली में आपका काम करता है थैलेमस। थैलेमस वर्क्स एज अ रिले स्टेशन, इट टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स इट फर्दर टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो बॉडी सेंसेस इन्फॉर्मेशन लेकर थैलेमस के पास जाएगा, थैलेमस जो इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास भेजेगा। तो टच हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, दी सेंसेस आर प्रोसेस बाय द थैलेमस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाइपोथैलेमस पे आते हैं। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के आपके एकदम नीचे देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग इनर बॉडी टेम्परेचर। तो जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि शरीर के आंतरिक जो तापमान है उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर मेनली वॉमिटिंग तो मेनली आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा में आ जाएगा, मेनली ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है, थर्स्ट हो गया, थर्स्ट का मतलब प्यास लगी आपको, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। आपको फीवर आ गया, ठीक है, ठीक है, या फिर आपका बहुत अगर मान लो कि एकदम से नहीं फीवर आ जाता तो फिर वो क्या होता है एकदम से फीवर में, तो फीवर के बाद आपको पूरा पसीना सा जो निकलता है वो सारे जो काम होते हैं वो हाइपोथैलेमस के ही होते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट जो हमने अभी तक पढ़ा, फोर ब्रेन के जो 3 पार्ट पढ़े? हाँ जी, ठीक है, वॉमिटिंग बस यहाँ से हटा लेना, वॉमिटिंग आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा में आएगा, ठीक है। तो ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, थर्स्ट हो गया, फीवर हो गया, हंगर हो गया, ये सारे या फिर जो इनर बॉडी टेम्परेचर है वो सब रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो थैलेमस क्या है? आउटर बॉडी सेंसेशन। हाइपोथैलेमस क्या है? इनर बॉडी टेम्परेचर। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट। मिड ब्रेन पे आते हैं, मध्य मस्तिष्क। इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल फंक्शंस सच एज मोटर कंट्रोल, ठीक है, मोटर कंट्रोल का मतलब ये होता है जैसे कि हम मूव करते हैं, मान लो अपना हैंड मूव कर रहे हैं, अपना लेग मूव कर रहे हैं, तो वो मोटर कंट्रोल में आता है। पर्टिकुलरली जैसे आई मूवमेंट हो गया, ठीक है, विजन और हियरिंग की जो प्रोसेसिंग है ये सब आपकी मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन में होती है। हाइंड ब्रेन जो सबसे पीछे है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी ब्रेन स्टेम, ये जो आपको दिख रही है दिस इज अ ब्रेन स्टेम, ठीक, ये पूरा यहाँ से लेके ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में तो मिड पार्ट ऑफ ब्रेन आता है और पूरा ये पॉन्स वाला पार्ट आता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये रहा आपका, समझ में आई चीज़ सर? ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम वो है जो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से लिंक कर रहा है, हमारी ब्रेन को यानी हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जा से लिंक करने का काम कर रहा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आता है पहले मिड ब्रेन आएगा, देन पॉन्स आएगा ये बड़ा सा, और उसके नीचे आएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाइंड ब्रेन का पार्ट ये भी होता है, ये सेरिबेलम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। इसको लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग बोला जाता है, बिकॉज थोड़ा सा ब्रेन की तरह दिखता है हमें, ठीक है, जो हमारा ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी की तरीके दिखता है, पीछे एसोसिएट होता है छोटा मस्तिष्क। तुम लोगों ने वो मूवी देखी जिसमें नाना पाटेकर बोलता है पीछे मत मारो यहाँ छोटा दिमाग होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, और हाइंड ब्रेन अलग चीज़ है। हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का, जिसमें कि पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। पॉन्स इज द मिडिल पोर्शन, ये है मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स फेस एंड आई मूवमेंट्स, फेशियल सेंसेशंस, हियरिंग एंड बैलेंस। सेरिबेलम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस यहाँ से डालो, मेनली सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए। इट मेंटेन्स बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस, यानी ये जो हमारे शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है, मदद करता है, बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस में सेरिबेलम। यही कारण है कि क्यों जब लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो उनका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है। सेरिबेलम इफेक्ट होने की वजह से उनका बॉडी पॉस्चर और बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से अगले सुबह आपको नाली में पड़े हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनको एकदम होश ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या है और किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करना है, बैलेंस में चलना है, ठीक है, क्योंकि उनका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये आपका जो मेरुरज्जु है उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर आप देखोगे तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सबसे नीचे है और ये आपका जुड़ा है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। इट कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, वॉमिटिंग और जो भी गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होते हैं वो सब यही करता है। वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, तो यानी कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉमिटिंग भी जो होती है तो अपने आप मान लो जैसे कि हम जैसे मोशन सिकनेस की बात करें, काफ़ी लोगों को आई थिंक यहाँ पे जो होंगे, कितने लोग को यहाँ पे मोशन सिकनेस? क्यों मोशन सिकनेस? मतलब जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं और आपको एकदम आपको चक्कर आने लगते हैं और आपको वॉमिटिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में एक्चुअली होता यह है कि जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा जिन लोगों को होती है कि जब वो विंडो सीट पे बैठते हैं तो उतनी नहीं होती है, जब बीच में बैठते हैं, कहीं ऐसा बैठते हैं विंडो सीट नहीं है तो उनको ज़्यादा होती है, बाइक में नहीं होती है। कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है कि आपका जो आँख है वो परसीव करता है कि सारी चीज़ें तो स्टैटिक है गाड़ी के अंदर, हमें तो चल ही नहीं रहा हूँ, और जो आपका कान होता है नहीं, ठीक है, जो ईयर होता है, अब ईयर क्या परसीव करता है? ईयर को आवाज़ आती है तो ईयर को लगता है कि चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के पटक देता है, ठीक है, तो ये होता है मोशन सिकनेस, ठीक है। तो ये सब वैसे हमारे कंट्रोल में नहीं होता है अगर हम देखें तो, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसके पीछे भी अगेन डीप साइंस है कि क्यों कुछ लोग को होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी होती है, कुछ लोगों को होती नहीं है, तो सर क्या कारण होता है? खैर उसके में डीप नहीं जाना, बिकॉज वो डायरेक्टली से लिंक नहीं है इस टॉपिक से, तो बस ध्यान रखेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, जो भी आपके इनवॉल्युंटरी एक्शंस होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप होते हैं आज ही बस में ट्रैवल किया, मुझे नहीं होती मोशन सिकनेस। अच्छा, कार एंड बस, दिमाग विंडो सीट लेने का बहाना है। अच्छा, और मतलब वही है कि कुछ थोड़ी डीप चीज़ें तो होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को होती है उन लोगों को पता होगा कि जैसे पेट्रोल डीजल की अगर महक आ जाए एकदम से तो एकदम भयंकर दिमाग खराब हो जाता है। पेट्रोल डीजल अगर गाड़ी चल रही है तो चलती रहती है तो ठीक है, अगर बीच बीच में रुकती है तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है, नहीं होता है ना? पेट्रोल पीने से ठीक हो जाता है, विनय पिलाएंगे तुमको किसी दिन बेटा, जिस तरीके तुम्हारी हरकतें हैं। अब डिफेक्ट तो नहीं होता है, अच्छा मम्मी को होती हैं। सर एंग्जाइटी होने पर कौन सा इम्पैक्ट होता है? बताएंगे रुक जाओ, आधे तो बहानेबाज होते हैं विंडो सीट की वजह से। सर पेट्रोल, अच्छा, वाई कार एंड बस नॉट इन ट्रेन?
हाँ ये भी होता है, ट्रेन में नहीं होती हैं। ट्रेन में शायद पता नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो ट्रेन में भी अगर आप ना देखो अंदर आपको लगे कि हाँ वो है, ट्रेन में मोशन सिकनेस नहीं होती है। अगेन इसके पीछे भी डीप साइंसेज है। टायर की बस जनरेटर का धुआं अच्छा लगता है। कैसे कैसे शौक है भाई, किसी को पेट्रोल पीना अच्छा लगता है, किसी को किस जनरेटर का धुआं, कैसे शौक है भाई आप लोगों के। हाइंड ब्रेन समझिए, पश्च मस्तिष्क। अब आते हैं लोब्स, देखते हैं ब्रेन की डिफरेंट लोब्स हैं। तो ब्रेन को हम फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब यानी कि पालियाँ बना देते हैं। ठीक है, ये है पहली पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली, चौथी पाली, आम्र पाली। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, पालियाँ हैं। ओके, मस्तिष्क की पालियाँ, ललाट पाली, पार्श्विक पाली, कर्ण पाली, पश्चिम पाली। ठीक है, तो पश्चपाल पाली। क्या तो फ्रंटल लोब पे आते हैं। फ्रंटल लोब क्या क्या कंट्रोल करता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है। रीजनिंग यानी तर्क, योजना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या, मोटर कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब फ्रंटल लोब देखता है। पैराइटल लोब की अगर बात करेंगे यानी कि ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है, टच, पेन, टेम्परेचर, स्पेशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें देखता है। स्थानिक जागरूकता की कौन सी चीज़ कहाँ क्या रखी हुई है, ठीक है, वो है। टेम्पोरल की अगर बात करें, मैंने बताया था कनपट्टी यानी कि साइड में, कनपट्टी साइड में यानी कि कान, कान क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये ध्यान रखना, सुनने का काम, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन, मेमोरी फॉर्म करना, इमोशंस, ये सारे काम होते हैं टेम्पोरल लोब के। देन बैक ऑफ द ब्रेन, ये आपका था फ्रंटल इधर पे, ऑक्सीपिटल यहाँ पे, टेम्पोरल साइड में और आपका ऑक्सीपिटल पीछे, आपका ऑक्सीपिटल पीछे। ये आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल पीछे। बैक ऑफ द ब्रेन विजुअल प्रोसेसिंग यानी कि देखने का काम इसी पार्ट ऑफ द ब्रेन का होता है। मैंने आपको बताया था हमारी आंखें नहीं देखती हैं, वो सिर्फ पिक्चर क्लिक करती हैं। और ऑक्सीपिटल लोब उसको विजुअल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप, ये काम होता है। तो मेनली विजुअल ध्यान रखना, ऑक्सीपिटल पीछे, यहाँ पे सुनना है, ठीक है, साइड में मेमोरी, रीजनिंग वो सब वो करेगा। पैराइटल क्या करेगा, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा यानी कि संवेदी जो जानकारी है, जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। ओके, जो मेनली जो सेंसर्स हैं, ठीक है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। अब हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमने पढ़ा, ब्रेन का फोर ब्रेन पढ़ा, ब्रेन का मिड ब्रेन पढ़ा, ब्रेन का हाइंड ब्रेन पढ़ा। ब्रेन के फोर ब्रेन हमने तीन पार्ट पढ़े, सेरिब्रम पढ़ा, फिर हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, फिर हमने थैलेमस पढ़ा। ठीक, सेरिब्रम मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याददाश्त के लिए, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। हाइपोथैलेमस इनर बॉडी टेम्परेचर के लिए, हंगर, थर्स्ट, लव, ये सब हाइपोथैलेमस देखता है। थैलेमस की बात करेंगे तो आउटर बॉडी सेंसेशंस, कोई भी सेंसेशन है जैसे कि वो चाहे देखना हो, सुनना हो, टच हो, ये सारे थैलेमस देखेगा। मिड ब्रेन की अगर बात करेंगे तो मिड ब्रेन और थैलेमस आपका एक रिले स्टेशन के तौर पर भी काम करता है, जो हमने देखा था। ठीक, मिड ब्रेन की अगर बात करेंगे तो मिड ब्रेन हमारे जो ऑटोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है किसका, मिड ब्रेन का। और मिड ब्रेन किसका पार्ट होता है, मिड ब्रेन आपकी जो ब्रेन स्टेम होती है। तो ब्रेन स्टेम में यहाँ पर सबसे पहले मिड ब्रेन आता है, देन यहाँ पर आपका ऐसा फूला हुआ सा पॉन्स आएगा और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा मिलकर बनता है क्या, ये मिलकर बनता है आपका हाइंड ब्रेन। पॉन्स जो जो मिड ब्रेन है वो अपना अलग सेक्शन है, जो मेनली किसको कंट्रोल कर रहा है, तो मोटर कंट्रोल जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पेन रेगुलेशन हो गया, अलर्टनेस जो मेंटेन करना, वो इसका काम होता है। देन अगर बात करेंगे हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा क्या, एक तो सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं, बॉडी पॉस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉन्स क्या होता है, पॉन्स अगर आप देखोगे तो ये है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन को, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है मेनली उससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या कर रहा है, तो ये अगर आप देखोगे तो जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सारे काम है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारे काम मेडुला ऑब्लोंगाटा रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने डिफरेंट लोब्स पढ़ी। ठीक है, मेरू, रज्जु, शीर्ष, मिडुला ऑब्लोंगाटा, फिर हमने लोब्स पढ़ी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। और ठीक है, ऑक्सीपिटल क्या कर रही है, देख रही है, टेम्पोरल क्या कर रही है, सुन रही है, फ्रंटल क्या कर रही है, फ्रंटल आपका रीजनिंग और इन सब में जितनी ज़्यादा चीज़ें वो यही कंट्रोल कर रही है, रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो आपका पैराइटल लोब है वो क्या कर रही है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम कर रही है। तो ये हमने ब्रेन पढ़ा। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, यानी कि जो मेरू रज्जु है उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी बैक टू द ब्रेन। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कोऑर्डिनेटिंग द रिफ्लेक्सेस। मेरू रज्जु मस्तिष्क से शरीर तक संकेतकों को और शरीर से वापस मस्तिष्क तक संवेदी जानकारी को प्रसारित करती है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय में भी भूमिका निभाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में होती क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हड्डियों का अगेन एक ढांचा है जिसके अंदर इसके अंदर भी आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है, इसके अंदर भी आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ऑब्वियस बात है न्यूरॉन्स तो इसमें भी होंगे। ये एक्चुअली में रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। कैसे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है वो देखिए। होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई एकदम कोई गर्म चीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं, मान लो एकदम से कोई गर्म चीज़ है और उसको आपने छुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, सेंसरी एक तरह से सेंसर्स होते हैं। तो यहाँ से तुरंत जैसे आपने टच किया तो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये जो रिले न्यूरॉन है ये इसको ट्रांसफर कर देगा मोटर न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, रिले न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देगा मोटर न्यूरॉन को, और तुरंत आपके हाथ को सिग्नल मिल जाएगा कि तुरंत यहाँ से हटा लो। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, यानी कि जो तुरंत हमें करने होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एकदम से बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं, एकदम से बहुत ही एंगेज होकर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, एकदम से पीछे के तुम्हें कोई झापड़ मार दे या एकदम से तुम्हें कोई बुला दे, इधर सुनो, तो एकदम से तुम चौंक जाओ, एकदम से तुम ना एकदम से रैंडम तरीके से बिहेव करो, वो है स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि आपका पूरा ब्रेन तो एंगेज है पढ़ने में, तो आपका देन रिफ्लेक्स एक्शन, देन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐड करेगा रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत एक्शन दिखाएगा वो। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, तो जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, सेंसर्स हैं, उनके थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगा स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन में, रिले न्यूरॉन देन इसको ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन को, इसको बोलते हैं एफरेंट नर्व या फिर एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, और जो लेके आता है इसको बोलते हैं इफरेंट नर्व या फिर इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एफरेंट जो लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास और जो लेके आएगा वापस स्पाइनल कॉर्ड से उसको इफरेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी क्या होती है, नर्व्स जाती हैं, जो कि एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्व्स ही तो हैं जो लेके आती हैं, लेके जाती हैं, जो कि एक्चुअली में हाईवे के तौर पर ऐड करती हैं। जैसे हाईवे होता है तो गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उसी तरीके से तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रोसेस हो रही है, जा रही है। ठीक है, तो वो सारा काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 31 पेयर की नर्व्स देखने को मिलेंगे, 31 जोड़ियां नर्व्स आपको देखने को मिलेंगी। कितने पेयर ऑफ नर्व्स देखने को मिलेंगी आपको, 31 पेयर ऑफ नर्व्स। हिंदी में नहीं लिखा क्या,
कोई नहीं। तो आप ऐसे समझिए 31 पेयर ऑफ नर्व्स कौन सी हैं। तो पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, पूरा जो मेरुरज्जु है, उसको हम लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर का हिस्सा गर्दन वाला होता है सर्वाइकल, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, बोलते भी है ना, आपको हुआ भी होगा सर्वाइकल में पेन, क्योंकि जब यहाँ पर आपका पेन हो जाए, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, हड्डियाँ आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊंगा, यहाँ जो बता रहा हूँ वो नर्व्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि हाँ, ये हड्डियाँ होती हैं, उनको सर्वाइकल हड्डियाँ बोलते हैं, और यहाँ से जो नर्व्स जाती हैं उनको सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो नर्व्स पास होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैंने अपनी गर्दन का एक्सरे करवाया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक। तो एक्चुअली में जो ये शेप होता है, अगर आप देखोगे तो इस तरीके का शेप होना चाहिए आपकी गर्दन का, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये पार्ट पीछे, जो मेरी गर्दन आगे झुके झुके क्या हो गई थी, वो स्ट्रेट हो गई थी, स्ट्रेट हो गई थी, और यहाँ से जाने वाली एक जो नर्व है वो पिंच हो रही थी, दब गई थी, हल्की सी दब गई थी। अब जब नर्व दबती है तो नर्व क्या करती है, नर्व वो सेंसरी होती है, जब वो दबती है ना, होता क्या है कि इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इनके बीच में नर्व्स होती है, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, और जब ये दबती है तो इसकी वजह से यहाँ पर फिर आपके बॉडी में जो पेन है वो दूर तक ट्रैवल करता है। काफी लोगों को जो सर्वाइकल होता है, डॉक्टर पहले ये पूछता है कि आपको हाथ में भी पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपकी नर्व दब रही होगी तो आपको पक्का टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे होंगे, आपको पेन ट्रैवल कर रहा होगा। लेकिन मेरे केस में तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा ही कंधे तक, हल्का सा कंधे तक ट्रैवल कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा नहीं दबी थी, मतलब स्ट्रेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। आपने अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा फिर किसी को हो सकता है, दादा दादी को हो साइटिका, साइटिका में क्या होता है, कमर उमर की जो होती है नस, इधर की कहीं की भी, ये पर्टिकुलर रीजन में कहीं की भी नर्व अगर दब जाती है तो पूरा पैर तक वो पेन जाता है। तो एक्चुअली इसीलिए जाता है, जैसे अपना बिस्किट होता है ना, जैसे ओरियो वगैरह, तो उसमें बीच में क्रीम होती है, क्रीम वाला बिस्किट, तो उसको अगर तुम दबाओगे तो क्या होगा, क्रीम बाहर की ओर निकलेगी। तो वैसे ही है, तो जब उस पर प्रेशर पड़ता है, जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर के जो क्रीम है, जो काइंड ऑफ वो जो आप ऐसे समझ लो क्रीम ऐसे समझ लो, वो बाहर की ओर निकलती है, और उससे हमारी कौन अटैच है, नर्व्स अटैच है। तो नर्व्स क्या है, वो पूरा नीचे तक पेन को लेकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सर्वाइकल नर्व्स है, जो सर्वाइकल वाले पार्ट में है ऊपर। देन ये जो आपका अपर बैक होता है, अपर बैक, ठीक है, जो चेस्ट और थोरैसिक रीजन है आपका, ये आपका थोरैसिक रीजन होगा, थोरैसिक नर्व जाएंगे यहाँ से। कमर वाला, पेट वाला हिस्सा जो है, पूरा पेट जहाँ एब्डोमेन होता है, ये लंबर वाला हिस्सा होता है। अब आपको ये कल मैंने पढ़ाया था, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये हमारी नोटोकॉर्ड है। और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सो या वेंट्रल, किस साइड है, डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल का मतलब होता है आगे, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे। तो कहाँ है, पीछे की ओर ही तो है हमारा हृदय, हार्ट आगे की ओर है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब पीछे की ओर है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे मतलब डॉर्सल है। तो मैं बता रहा हूँ कि आगे हमारा पेट वगैरह है, और उसी के हिस्से पीछे अगर देखोगे तो लंबर वाला हिस्सा है, ठीक है। देन नीचे आ जाएगा सैक्रल, ये वाला जो पार्ट है, कमर वाला हिस्सा, और देन ये कॉर्डा इक्विनियम, ठीक है, जो मेनली जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन, ठीक है। पता है ना कि हम लोग पहले बंदर वगैरह थे तो हमारी पूंछ हुआ करती, तो वही पूंछ अब धीरे धीरे ये बन गई है, ठीक है। क्या, कॉर्डा इक्विना मेनली इसको बोलते हैं, ओके। इट इज अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर इसको हटा भी दी जाए तो भी ऐसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। और मेनली यहाँ से जो नर्व्स का गुच्छा निकलता है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत बहुत हो जाती है इसमें, ठीक है। दिक्कत ये होती है कि आपको हो सकता है कि पूरा नीचे का जो धड़ है, नीचे का जो बॉडी पार्ट है, पूरा पैरालाइज कर जाएगा आपका, ठीक है। पैरालिसिस तभी होता है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई आपका इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। कोई एक पूरा हो सकता है कि बॉडी का पार्ट ही पैरालाइज कर जाए। क्यों पैरालाइज करता है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि नर्व्स आपकी पूरी डैमेज हो जाती है। नर्व्स डैमेज हो गई तो कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला, लेके आने वाला कोई बचता है नहीं, और इसी वजह से होता है, आपको पूरा पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। हमारी दादी का हो गया था एक्सीडेंट, तो पूरा मतलब उनका सीधा रीढ़ की हड्डी में इम्पैक्ट आया था, धीरे धीरे मतलब उनका पूरा ऐसा जो सुनाई देना उनको बंद हो गया था धीरे धीरे, और भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉर्डा इक्विना, यहाँ से 8 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा गर्दन वाला पार्ट होता है सर्वाइकल, ठीक है। और यहाँ पे पेन होता है तभी जब आपको यहाँ की नसें दबती हैं। नसें क्यों दबती हैं, जैसे मैंने बताया, आपका पोस्चर खराब होता है। तो अभी आप लोग जब लेक्चर देख रहे होगे तो आप इसे काफी लोगों का पोस्चर खराब होगा भी, तो सही कर लो इसको। ऐसा ना पीछे होता क्या है कि हम फोन चलाते चलाते आगे की ओर झुके रहते हैं, पढ़ते हैं आगे की ओर झुके रहते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा पीछे की ओर, उसको करेक्ट करने के लिए आप आगे थे ऐसे, ठीक है, होना चाहिए आपका ऐसे, ठीक है। आप हो गए आगे तो क्या होगा, जैसे मेरे साथ हुआ, क्यों सीधा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो उसको पीछे की ओर करो, आप ऐसे हो ना तो इसको ऐसे करो और ऐसे करो और ऐसे करो, तभी अपने ओरिजिनल पे वापस आएगा। क्योंकि हम इतने लंबे समय तक रहते हैं, तो काफी लोगों को ये, आपको नहीं है, आपको हो सकता है उसकी ग्रेविटी ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे काफी टाइम बाद आपको भी होने लगेगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। या थोरैसिक रीजन में होगा, जैसे मुझे जो मेन प्रॉब्लम है वो जो लोअर सर्वाइकल है, यहाँ पर ऊपर वाले में नहीं है, एकदम जो लोअर पार्ट है, और मेनली जो T1 T2 है, T1 T2 मतलब जो ऊपर का जो थोरैसिक रीजन है, इनको T1 T2 T3 T4 इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, L1 L2 L3 इस तरीके से। तो मेनली जो मुझे प्रॉब्लम है वो जो C7 है, जो एकदम आखिरी वाला होता है, C7 बोलते हैं उसको, ठीक है। C7 क्योंकि 8 हड्डियां होती हैं सर्वाइकल में, 9 पेयर, सॉरी 7 हड्डियां होती हैं सर्वाइकल में, 9 पेयर 8 होते हैं, मतलब 8 नसें यहाँ, 8 नसें यहाँ, मतलब 8 पेयर हो गए, ठीक। लेकिन बोन जो होती है वो 7 ही होती है, तो C7 तक जाता है आपको। तो C7 मुझे प्रॉब्लम है, और T1 T2 T3 यानी कि जो ऊपर वाले हैं ना, अपर बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल से कितने पेयर ऑफ नर्व निकलते हैं पता होना चाहिए, 8 12 20 5 25 5 30, और एक ही आपका द फाइनल नर्व इज अ बंडल एट द बेस, ये बंडल है पूरा एट द बेस ऑफ द स्पाइन कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना दैट गिव्स सेंसेशन टू योर लोअर बॉडी। अगर इसमें कुछ भी डैमेज आया, कुछ भी इफेक्ट हुआ, लोअर बॉडी में सेंसेशन होना बंद हो जाती है, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर यहाँ पे आपको पूरा पैरालाइज कर जाता है। तभी अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है हल्की सी भी, तुरंत सर्जरी को बोलता है डॉक्टर, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करवाएगी तो पूरा पैरालाइज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यही है, क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सीएनएस सीएनएस दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए नर्व्स सिर्फ यहीं से नहीं आती हैं, ब्रेन से भी यहाँ से इमैनेट होती हैं, ठीक है। यहाँ से 31 पेयर जाती हैं और ब्रेन से 12 पेयर जाती हैं, ब्रेन से 12 पेयर जाती हैं और यहाँ से 31 पेयर जाती हैं, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, मेरुरज्जु से। तो ये जो नर्व्स हैं यही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से जाने वाली जो नर्व्स हैं, यहाँ से जाने वाली जो नर्व्स हैं, ये होती हैं क्या, ये होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसको भी हम डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको पहली स्लाइड में लेके चलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, सेंट्रल देख लिया, पेरिफेरल को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे तुम याद कर लो, इसको हटा दो, इसको तुम हटा दो। पेरिफेरल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक का मतलब है जहाँ पे अपने आप काम हो रहा है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप काम हो रहा है। सोमैटिक का मतलब ये होता है जहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल सेल्स, मैंने आपको बताया था। स्केलेटल जो मसल सेल्स होती हैं, जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, हम पढ़ चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर में, मसल सेल्स में 3 तरीके के सेल्स पढ़ाई थी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो स्केलेटल हैं वो कंट्रोलेबल हैं, वो वॉलंटरी हैं। वॉलंटरी का मतलब है कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो बाइसेप्स में होगी, जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ पे। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जहाँ जहाँ स्केलेटल वाला है वहाँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि भैया मेरे मान लो बाइसेप तक जो नर्व जा रही है, मेरे बाइसेप तक जो नर्व जा रही है,
तो वो कौन सी होगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि तभी मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में मैं जब बोलता हूँ कि मैं अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रिलैक्स कर पा रहा हूँ, तो अगर कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैंने बोला तुमने किसी को देखा, ठीक है, अब तुम्हें किसी को इंप्रेस करना है, अब ठीक है सलमान खान टाइप बॉडी दिखानी तुमको, तो तुमने क्या किया, तुरंत अपने हाथ उठाया और थोड़ा सा तुमने क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइसेप दिखाया उसको इंप्रेस करने के लिए। तो वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रेन में तुम्हारे थॉट आया, ओहो इंप्रेस करने का मौका आ चुका है, चलो अभी अपने बाइसेप दिखाता हूँ, तो तुम्हारे ब्रेन में, तो ब्रेन ने तुम्हारे सिग्नल भेजा कि भाई चल कॉन्ट्रैक्ट कर। तो ब्रेन एक्चुअल में वो जो पार्ट है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स को ही कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ पे ब्रेन। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि स्केलेटल में जो मसल सेल्स हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है। यस, ऑटोमेटिक जो है वो अपने आप हो रहा है, यानी कि जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं और जो कार्डियक वाला है वो सब यहाँ पे आएगा। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स ऑटोमेटिक में आएंगी। ऑटोमेटिक यानी यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हो गई हमारी, जो कार्डियक यानी कि हार्ट की हो गई, वहाँ पे जो नर्व्स जा रही हैं वो आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगी। इस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। किस में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है क्या, उस पर आते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक मैंने बता दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन मसल्स एंड द जॉइंट्स, यानी कि कायिक तंत्रिका, तंत्र परिधीय तंत्रिका, तंत्र का एक हिस्सा जो कंकाल की मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, त्वचा मांसपेशियों जोड़ों से संवेदी जानकारी प्राप्त करता है, ठीक। देन अगर बात करेंगे, ये तुम छोड़ ही दो तुम, ठीक है, ये तुम छोड़ ही दो, मेनली ये क्या, सेंसरी नर्वस सिस्टम कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू सीएनएस, जो बॉडी ऑर्गन से सीएनएस तक लेके आएगा उसको सेंसरी बोलते हैं, और मोटर क्या होता है जो सीएनएस से बॉडी तक लेके जाता है, सिंपल। अरे वही यार जो मैंने बता नहीं था कि इधर से न्यूरॉन वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है, रिले न्यूरॉन होता है, फिर लेके आता है मोटर न्यूरॉन, वही है और कुछ नहीं है, लोड मत लेना इस चीज़ का, ठीक है। अब आते हैं मेनली किसमें, सोमैटिक। तो सोमैटिक आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये है, अब ये हाथ है, हड्डियाँ वड्डियाँ हैं कि नहीं, हड्डी वड्डियाँ हैं कि नहीं, तो अगर मान लो मुझे एकदम बॉल को छोड़ना है, इसको बॉल को दबाना है इसको, तो मेरा कंट्रोल है मेरे हाथों पे, कंट्रोल है इसलिए सोमैटिक है, ठीक है, कंट्रोल इसलिए सोमैटिक है, कंट्रोल ना होता तो इसमें आता किसमें, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिक प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेक्सुअल अराउजल। अब ये सेक्सुअल अराउजल है, अब ये कंट्रोल में थोड़ी ना, मान लो तुमको दिखा दें तो समझ रहे हो तुम अब आगे क्या होता है, ठीक है। तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन, पाचन और यौन उत्तेजना जो है, ये सब अनैच्छिक है, अपने आप हो जाती हैं। आदमी तो यूं ही बदनाम है। खैर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक वो जिनको देख के हमारी हमारी समझ रहे हो तुम, ठीक है, जिसको शुद्ध जिसको कि थोड़ा तहजीब की भाषा में बोलते हैं फ्लाइट और फाइट, ठीक है, और बाकी शुद्ध भाषा में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। दे कंट्रोल द फ्लाइट और फाइट। जब आपकी देख, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके पीछे से कुछ ऐसा हल्का कुछ सेंसेशन हुआ और आप पीछे देखो शेर खड़ा हुआ है, फ्लाइट और फाइट। मैं आपसे बोलूँ कि आपका ठीक है, मैं आपसे अभी बोलूँ कि आपके घर वाले जो है, अभी आपको पता है वहाँ पे गए थे, हाँ गए थे, गाड़ी से गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, फ्लाइट और फाइट, ठीक। लेकिन मैं तुमसे बोलूँ अरे भाई मजाक कर रहा था मैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पैरासिम्पैथेटिक। मतलब ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारी, समझ रहे हो तुम, ठीक है, ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसे केस में हमारा ब्लड हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिल तेजी से धड़केगा, गला सूख जाएगा, रोंगटे हो सकते खड़े हो जाए, आँख फटी रहेगी, बोलते हैं ना आँख फटी रह गई, क्योंकि प्यूपिल जो हमारा जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है एंटरिंग इनटू वो डायलेट कर जाता है, सलाइवा कम बनता है, ये सब होता है किसमें, फ्लाइट और फाइट में, लड़ो या भागो। बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ऐसी तैसी हुई। एग्जाम है 5 मिनट बाद, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है 5 मिनट बाद, तुम्हें पता है बस रिजल्ट तुम देख, जैसे नहीं तुम्हें पता चल गया कि भाई रिजल्ट आ गया, सीजल का रिजल्ट आ गया, अब क्या है, ये फ्लाइट और फाइट, हार्ट रेट बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें थोड़ी खुल गई, नींद भाग गई, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सिलेक्शन हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, वो भी होम स्टेट में, जिंदगी में और कुछ चाहिए भी नहीं था, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पड़े हुए आराम से, ठीक। तो ये है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्स सिस्टम रिटर्न टू अराइजल, ओके। जब हम हमेशा, जब हम एंशियस होते हैं, अब कोई पूछ रहा था ना कि क्यों ऐसा होता है एंजाइटी वगैरह, तो जब हम बहुत ज़्यादा एंशियस में, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। अब एंजाइटी में क्या है, एंजाइटी का मतलब होता है हाइपर एराउजल। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों उल्टे हैं। डिप्रेशन का मतलब है कि कुछ करने मन नहीं हो रहा है, एंजाइटी का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव मोड पे आ चुका है, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये हो जाएगा तो वो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें होता क्या, फ्लाइट और फाइट होता है। इसमें होता यह है कि फ्लाइट और फाइट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। जब डाइजेशन स्लो है, मान लो तुम एकदम खाना खा एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, खाना फेंक दोगे पूरा, ठीक है, वो होता है, ठीक है, लूज मोशन हो जाते हैं, इसीलिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस केस में डाइजेशन स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन जो है वो जल्दी से करता है और आपके जहाँ पे नेसेसरी पार्ट ऑफ दी बॉडी होते हैं जिनको तुरंत चाहिए ब्लड की जरूरत उनको देता है, और ये डाइजेशन उतना जरूरी नहीं है उस केस में, अभी फाइट और फ्लाइट में। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनको क्यों, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट करिए, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक में रहिए। जब जरूरत है, मान लो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, इन जनरल नहीं होती है कि हमें फाइट और फ्लाइट करना पड़े, ठीक है। अब हम ऐसे एनवायरमेंट में तो रहते नहीं कि शेर और ये सब आ जाए तुरंत एकदम से हमें लड़ना पड़े, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन हम परसीव करते रहते हैं कि हम एग्जाम देने गए और नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं निकला तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बहुत लोग की आदत होती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है। तो जो हर नेगेटिव सर्कमस्टांस को तुरंत अज्यूम कर लेते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पैरासिम्पैथेटिक है, डीप ब्रीथ, जो होगा हो ही जाएगा, ऐसी तैसी कराए, अपन को क्या है, ठीक है। एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, किस किस को देखा जाए, किस किस को रोका जाए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोया जाए, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट। किस किस से लड़ोगे तुम, किस किस को तुम जवाब दोगे, किस किस को तुम साबित करोगे। आराम करो भाई, डीप ब्रीथ लो, चिल पिल करो, सेंटर फ्रूट, कैसी चीज लो भाई, ठीक है, समझ रहे हो तुम। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या तुमने कभी उसको देख के दिल के अलावा कहीं और भी गुदगुदी हुई है? क्या तुम्हें कभी दो ऑप्शन चूज करते वक्त ऐसा लगा है कि दिमाग तो कह रहा है ये, लेकिन दिल तो कह रहा है ये? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, आइए आपको मैं पढ़ाता हूँ इस दिल के बारे में। बेटा ये दिल नहीं होता है, वो दिमाग तो होता है, जो दिमाग है, जो तुम बोले ना दिल नहीं, वो गट फीलिंग होती है तुम्हारी, गट फीलिंग। कि गट फीलिंग आ रही है भाई, ऑप्शन तो ये होगा। जो गट फीलिंग है ना,
वो यहाँ से आ रही है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। क्या बात कर रहे हो? अरे जी हाँ दोस्तों, ये सही बात कर रहा हूँ, एंटेरिक नर्वस सिस्टम यही देता है आपको गट फीलिंग। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स मार के सरप्राइज करता हूँ, ठीक? कर दूँ सरप्राइज? सेरोटोनिन का नाम सब सुने हो? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मूड के लिए, फीलिंग के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, जीवन में संतृप्ति के लिए सेरोटोनिन होता है। मूड फीलिंग ब्रेन में होना चाहिए, होता है, लेकिन 90 to 95% सेरोटोनिन का सेक्रीशन पेट में होता है। क्या बात कर रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे। न्यूरॉन यहाँ पे पेट में। हाँ पेट में। और क्या तुमसे बोल रहे थे क्लास के शुरू में? पेट में। तो सर जैसे मान लो कि अभी मैं तुमको बता रहा था कि तुम एंशियस हो, तुम नर्वस हो, तुम्हारा पेट पगला गया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन के बाद फिर पता चला कि लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट पगला गया तुम्हारा। उसको बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपने हो सकता है काफी लोगों को हुआ होगा, काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने सुना ना हो। तो IBS में यही होता है, एकदम कॉन्स्टिपेशन, एकदम लूज मोशन, पेट खराब हो जाता है एकदम, एंग्जाइटी नर्वस में से। क्यों? क्योंकि एक नर्व आती है आपके दिमाग से सीधा पेट में। एंट्रिक नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस से जोड़ने वाली नर्व होती है वेगस नर्व, जो हमारी पूरी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है। यही कारण है कि जब तुम एंशियस होते हो तो तुम्हारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम वो इफेक्ट होता है, और इसके से तुम्हारा डाइजेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तुम्हारा डाइजेशन इफेक्ट होने की वजह से तुम्हारा जो खाते हो लगता ही नहीं है शरीर में, वो सब इसी वजह से होता है। तुम्हारा अगर पेट खराब है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में लिंक्ड है। दिमाग खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो दिमाग खराब। अब पेट खराब कैसे? लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है, जो ये दिख रही है ना, ये यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड भी बैड भी, मेनली तो गुड होते हैं, फिर तुम बैड डाल देते हो बात अलग है। इनको बोलते हैं माइक्रोबायोटा। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोटा। ये माइक्रोबायोटा, ये जो गट हेल्थ है, ये आपके एंट्रिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। किसको? एंट्रिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके इंटेस्टाइन में, मैंने आपको बताया था कि यू आर मोर बैक्टीरिया दैन ह्यूमन, हम लोग इंसान, हमारे अंदर ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े हुए हैं। और ये जो गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे केमिकल सेक्रेट करेंगे, उतना अच्छा एंट्रिक नर्वस सिस्टम होगा, उतना अच्छा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना अच्छा हमारा मूड होगा, हमारा ब्रेन होगा। सफर परमार चैनल पे मैंने वीडियो इस पर कर चुका हूँ मैं एक, ठीक है, तो जानना तो देख लेना जाके वहाँ पे। तो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ाओगे, गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ती है सर? थोड़ा बता दो सर। जैसे कि तुम डिफरेंट कलर्स की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, डिफरेंट कलर्स को प्रेफर करो, बताए थे क्लास टीचर पढ़ा रहे थे वहाँ पे। ठीक है, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल अनार वगैरह, अमरूद वगैरह, तो उसके बीच चबा चबा के खाओ, फेंको नहीं, खाओ उसको। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में कहीं पचते नहीं हो, सीधा जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर रुकते हैं, और वो गुड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करते हैं, उनका खाना होते हैं। और उनको खाना नहीं दोगे तो हमारी आंत खाना शुरू करेंगे, लीकी गट का प्रॉब्लम होगा। समझ चीज़? तो इसलिए किस तरीके से गुड बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे, एंट्रिक नर्वस सिस्टम अच्छा होगा। एंट्रिक नर्वस सिस्टम अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, GI ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसको ही अच्छा करता है। पेरिस्टाल्सिस जो खाने का मूवमेंट उसको अच्छा करेगा। और क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस होता है, गट और ब्रेन आपस में लिंक्ड होता है थ्रू दिस लॉन्गेस्ट नर्व इन बॉडी, वेगस नर्व, इसलिए आपका मूड अच्छा होगा। और वेगस नर्व को तुरंत रिलैक्स करने के तरीके भी होते हैं। बता दूं क्या? वेगस नर्व तुरंत अगर आप एक्टिवेट कर पाए, किसी ने सुपर चैट भी किया था क्या? क्यों? किसी ने सुपर लीकी गट क्या होता है डाइजेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसलिए दिल का रास्ता पेट से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। बता दूं क्या? अच्छा बता दूं। अच्छा, किसी ने सुपर चैट किया था क्या? अच्छा देखा था सफर पे, ओके। देखिए ये जब भी आपको ऐसा लगे, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको लगे, या फिर आपको लगे कि ना एकदम से स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है, तो सिंपल आंखों को, मतलब बहुत तरीके होते हैं वेगस नर्व रिलैक्स के, बहुत तरीके होते हैं। लाइक कुछ ऐसे के होते हैं, जैसे कि क्योंकि एक्चुअल में ये आंख वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से जाती है, आंख वाला जो पार्ट है, जो कान वाला पार्ट है, यहाँ से होते हुए जाती है। तो इसलिए आंख और कुछ कान वाली अगर मूवमेंट अगर आप कर सकें तो उससे वेगस नर्व रिलैक्स हो जाती है। जैसे कि आंख को लेफ्ट करिए, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी, राइट करिए, थोड़ी देर रोकिए, सेंटर में लाइए, फिर लेफ्ट में करिए, 4 से 5 सेकंड रोकिए, फिर सेंटर में। तो इस तरीके से थोड़ा मूवमेंट करिए, इससे होता है आपके जो आंखें होती हैं, आंखों को हल्का सा आप रब कर सकते हैं, ठीक है, आंखों को बहुत हल्का 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 रब करिए, अपना रब करिए हल्का हल्का आंखों को। इससे आपकी विजन भी इंप्रूव और वेगस नर्व भी एक्टिवेट होती है। जो कान होते हैं, कान का जो अंदर वाला पार्ट है, उसको रब करने से होता है। और कान के नीचे हल्का सा जब आप आओगे ना, तो कान के नीचे ये, तो कैसे मैं बताऊँ आपको, दिखा तो सकता नहीं मैं आपको अपना, यही होता है फेस रिवील ना करने के नेगेटिव से। एक्चुअल में जो ये नहीं होती थोड़ी, क्या जैसे कि कान है, जैसे पिन्ना है ना जहाँ बाली पहनते हैं, उसके नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हल्का से नीचे आओ, लगभग 1 उंगली नीचे आओ, ठीक है। जाते जाते सबको शिव जयंती की शुभकामनाएं हुआ मैं, अच्छा ठीक है। तो ये किनारे जो एकदम हमारा, कैसे बताऊँ, जैसे ये हमारे कान होते हैं, जैसे कान, जैसे ऐसे हमारे कान, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ना, ये इधर पे जहाँ टॉन्सिल्स हो जाते हैं, जहाँ टॉन्सिल्स होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, वहाँ पे रब करिए, उससे भी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, ठीक है। डीप ब्रीथ करिए, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व एक्टिवेट होने से आपका मूड अच्छा होता है, आपका गट हेल्थ अच्छा होता है। खैर ज़्यादा चर्चा हो गई, एंट्रिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। अब समझ में आया कि क्यों आपका गट फीलिंग आता है, और गट फीलिंग कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। मैं आपको बताऊँ, एक फिर सरप्राइज करता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड में जितने न्यूरॉन है उससे ज़्यादा न्यूरॉन तुम्हारे पेट में है। तो पेट मतलब समझ लो ये पूरा एंट्रिक नर्वस सिस्टम है।
जितने ज़्यादा न्यूरॉन, जितने तुम्हारे न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में उससे ज़्यादा यहाँ पड़े हुए हैं। तो तुमको नहीं लगता है कि इनकी भी केयर करना कितना जरूरी है? और इनकी केयर कैसे कर सकते हो? इनकी केयर कैसे कर सकते हो मैंने बताया। अब आते हैं ब्रेन डिजीज़ पे कि हमारे ब्रेन में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजाइटिस कब होगा? जब मेनिंजेस इफेक्ट होगा। मेनिंजेस क्या है? डीएपी है, ड्यूरा मैटर है, एरेक्नॉइड है, पाया मैटर है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन वेयर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिकम इन्फ्लेम्ड हो जाए। वैसे तो ये जब डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से होता है मेनिंजेस, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो वहीं पे देखेंगे कि मेनली किस वजह से होता है और कैसे क्या होता है। ओके, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे अगर बात करेंगे, अल्जाइमर डिजीज होती है इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट स्लोली डिस्ट्रॉयज मेमोरी, आपकी खत्म होने लगती है थिंकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल टास्क। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क का एक प्रगतिशील विकार जो धीरे धीरे याददाश्त, सोचने के कौशल और सरल कार्यों को करने की क्षमता हटा देता है। आपने देखा कई लोग को ना जब बूढ़े हो जाते हैं तो देखा तो लग रहा है कौन हो बेटा, किसके बैठे हो, ऐसा टाइप होता है ना काफी लोगों के साथ। तो अल्जाइमर डिजीज के हो जाते हैं यहाँ पे डिमेंशिया यानी कि धीरे धीरे लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त जाने लगती है। सर धीरे धीरे हम जब बूढ़े होते हैं तो बूढ़े लोगों का क्यों मेमोरी घटने लगता है? क्यों? तो उसके भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। या तो ये होता है या फिर एक्चुअल में क्या ना, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं, एक्चुअली मैंने आपको बताया जो न्यूरॉन्स हैं वो उतने ही रहते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि वो डिवाइड होते हैं, बढ़ जाते हैं, कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूरॉन्स उतने ही रहते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी सारे जो ब्रेन नर्व्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन स्टेम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। तो उसके वजह से धीरे धीरे हमारा ब्रेन डीजनरेशन शुरू हो जाता है। अमनीशिया इज अ पर्सन लॉस ऑफ, सर डिमेंशिया और अल्जाइमर नहीं भाई, देखो अल्जाइमर का एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, क्लियर है? अल्जाइमर का एक कॉन्सिक्वेंस है डिमेंशिया, ठीक है। देन अमनीशिया क्या है? इट इज ऑल्सो लॉस ऑफ मेमोरी इधर पार्शियली और कंप्लीटली, इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट एक्सपीरियंस, और जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब अगर कोई सी याददाश्त चली जाती है तो वो है आपका, ठीक है, क्लियर है? डिमेंशिया क्या होता है? धीरे धीरे मेनली एज के साथ होता है, ठीक है। डिमेंशिया जो है वो धीरे धीरे एज के साथ होता है। अमनीशिया क्या होता है? अमनीशिया एकदम सडन ऑफन टेम्पररी जो लॉस ऑफ मेमोरी होता है उसको अमनीशिया बोलते हैं। डिमेंशिया ज़्यादा खतरनाक होता है, धीरे धीरे डीजनरेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं? व्हाट इज लॉस ऑफ स्लीप कॉल्ड एज? क्यों लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं? और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म। तो वो इंसोम्निया होता है, अमनीशिया से कंफ्यूज मत करना, वो इंसोम्निया होता है, ठीक है। तो लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे खत्म, और अब जिसको लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए, क्विजेस चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं 4.2 बैच का एक्सेस लेके, ठीक है। कैन वी डेवलप न्यूरॉन्स इन द लैब एनी चांस इन फ्यूचर? वो फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं बना, लेकिन जो हमारा मैंने आपको बताया नहीं था स्टेम सेल्स होती हैं, कुछ बताया था मैंने, हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जो कि हमारी ब्लड को जन्म देती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से ना। तो उसी तरीके से तो मैंने बताया एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, उसी से हमारे डिफरेंट तरीके की सेल्स बनती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, लिवर, किडनी, और तभी हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी क्वेश्चन लगाया जाए। क्या सर गेमिंग चेयर बेस्ट होती है पॉजिटिव ठीक करने के लिए? नॉर्मल चेयर भी ले सकते हो, गेमिंग चेयर लेने की ऐसे कोई जरूरत नहीं, वो ज़्यादा महंगी आती है, ठीक है। मेनली तो अपना जो नॉर्मल वाली होती है जिनको आई थिंक क्या बोलते हैं, एकदम से नाम मेरे दिमाग से जा रहा है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत छोटा लेक्चर था। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो ब्रेन से नहीं, एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो वो पता है कि किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे ये तो है कि आपके ब्रेन में कुछ इशू आ रहा है, उसमें माइंड में इशू आता है। माइंड कौन सा समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल ओसीडी है, ओसीडी हो गया, या फिर पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा खराब हो गया, ठीक है, ये कुछ थॉट का इधर उधर कुछ है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में डुअल रात में और एकदम अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ठीक है गया, ठीक है, हमने गरीबी देखी है। चलो थैंक यू, नहीं अभी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये बैच है आपके कंपम को, ठीक है। मेरे किसी सुनो के तो रो दोगे क्यों? पता है काफ़ी टाइम तक मैंने पढ़ाया और घर वालों को पता नहीं था, घर वाले कुछ और समझते थे, घर वाले तो मम्मी और मैं ही रहते थे, तो कुछ और ही समझते थे। पापा तो उस समय मतलब बाहर ही रहते थे ड्यूटी में। और फिर जो है काफ़ी जब एडसेंस का वो आता है, एक्चुअल में ओटीपी आता है, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आपके $100 हो जाते हैं, तब बताया था। तब उससे पहले मम्मी कुछ और ही सोचती थी कि ये फ़ोन लेके ऊपर जाता है, किसी से बतियाने के लिए जाता है। तो मम्मी पापा से शिकायत करती थी, पता नहीं कहाँ ऊपर चला जाता है ये वो, तो ऐसे शिकायत होती थी। फिर तो घर पापा भी देखते थे जब, हाँ, जब पापा की मतलब ये डेथ हुई थी तो उसके बाद पापा का फ़ोन देखा था तो उसमें सबसे पहला सर्च बार में यूट्यूब पे परमार डिफेंस करके उस समय पढ़ा था, परमार डिफेंस में, तो वही था सबसे ऊपर। चलो क्वेश्चन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आ ह्यूमन ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं बताइए? सर फोन से आईफोन से लैपटॉप की स्टोरी बताओ। अच्छा अक्षित, आपके पापा बहुत प्राउड होंगे आपके लिए, प्राउड होंगे, लेकिन वही है ना, कभी देख नहीं पाए वो चीज़ें। विच आर द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? फोर ब्रेन, मीडियन ब्रेन, रेयर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक ऑप्शन सी। बेसिक सा क्वेश्चन है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, हाइपोथैलेमस आता है, थैलेमस आता है, मिड ब्रेन सिर्फ कुछ आता नहीं इसमें, मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। हैंड ब्रेन में तो सेरिबेलम आता है, देन पॉन्स आता है, मिडल ऑब्लोंगेट आता है।
Identify the functions that are controlled by the hindbrain of the human being. Involuntary actions, just blood pressure, salivation, vomiting, etc. Controlling the regions receiving sensory impulses from receptors, controlling the movement of the voluntary muscles and sensations of hunger or being full. भूख या पेट भरा होने की संवेदना जो होती है, तो एक्चुअल में दीज आर मेनली द इनवॉलंटरी एक्शन जो इस तरीके के होते हैं, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब, ठीक है। तो मेनली हाइंड ब्रेन का ही काम होता है, सेंसेशंस ऑफ हंगर या हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये सेरिबेलम का काम होता है, ठीक है। ओके, ये जो होता है मिड ब्रेन का पार्ट, मिड ब्रेन का काम होता है ये मिड ब्रेन का, ठीक है। ये मेनली अगर हम देखें तो मेडुला का काम होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। रिफ्लेक्स आर्क्स किस तरीके से जाते हैं आपको पूरा यहाँ पर वो बताना है। बचपन की बातें इसलिए याद नहीं रहती हैं क्योंकि न्यूरल कनेक्शंस नहीं बनती उस टाइम पे। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है, ब्रेन मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, बताइए। तो सबसे पहले तो जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, देखो मोटर न्यूरॉन तो नहीं है, मोटर न्यूरॉन तो बाद में आता है, वो सेंसरी न्यूरॉन है ना, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को लेकर जाएगा, देन रिले न्यूरॉन को देगा, ठीक है ना, रिसेप्टर देन सेंसरी न्यूरॉन, देन रिले न्यूरॉन को देगा, रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड जो होगा, देन ब्रेन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतकों का अंतरण किन के द्वारा प्रचलित किया जाता है। देखिए होता क्या है कि मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पढ़ाया लेकिन पहले टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ये डेंड्राइट होते हैं ऐसे, डेंड्राइट मतलब जो ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह होते हैं, ठीक है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। देन यहाँ पे सोमा होता है, सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी एक्चुअल में होता क्या है ना कि साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे न्यूरॉन कभी डिवाइड करता नहीं है। तो ये सेल बॉडी जिसको सोमा बोलते हैं, ये एक्सन जो इस तरीके की डंडी होती है, ठीक है, इसको पास ऑन करता है, फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है जिसको नर्व टर्मिनल बोलते हैं। इसमें कवरिंग होती है माइलिन शीट की, इसमें कवरिंग होती है माइलिन शीट की जो फैटी वो एसिड का बना हुआ होता है, और ये क्या करता है उसको स्पीड अप करता है, जो हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको इस एक्सन में कवरिंग होती है, बीच में नोड ऑफ रैनवियर होते हैं, ठीक है, और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन लिया, सोमा को पास किया, एक्सन के थ्रू नर्व एंडिंग पे चला गया, फिर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं साइनैप्स, ठीक। तो होता क्या एक्चुअल में यहाँ पे सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये एनेबल करता है सिग्नल ट्रांसफरिंग में, ये हेल्प करता है सिग्नल ट्रांसफरिंग में, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं। यही कारण है कि क्यों जब किसी का वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे गर्मियाँ आई हैं तो गर्मी में डिहाइड्रेशन का लॉस होगा। देखा होगा स्कूल असेंबली में कोई ना कोई एक दो पट होते ही रहते थे आए दिन, है ना, सुबह के टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता था। डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि पूरा सोडियम और पोटेशियम का जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेन सबसे पहले इफेक्ट हो जाता है। और ब्रेन इफेक्ट होने की वजह से फिर अगर आप ओआरएस का घोल दोगे, पानी दोगे, तो ओआरएस के घोल वगैरह देने से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम फिर से रिस्टोर हो जाता है ना, ओआरएस के घोल वगैरह से, या फिर नमक पानी दोगे ना, तो नमक पानी देने से क्या होता है, नमक वगैरह फिर से, क्योंकि पानी के थ्रू नमक चला जाता है, बाहर चला जाता है, सोडियम पोटेशियम चला गया, तो नमक दिया तो NaCl होता है, वो तो उसमें Na आ जाएगा और फिर से उसको होश आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। द सेल्स एसोसिएटेड विद रिसीविंग एंड कंडक्टिंग इंपल्सेस आर, तो कौन सी सेल्स हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं जो रिसीव करती हैं, कंडक्ट करती हैं इंपल्सेस का, न्यूरॉन, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। तो एडिपोसाइट्स तो यार वही एडिपोस टिश्यू फैट वाली होती हैं, आंसर न्यूरॉन होगा। चलो अगला देखो सर, देखो उस वजह इसका जो कारण है कि क्यों जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है, ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है, उसके पीछे न्यूरॉन का कोई लेना देना नहीं होता, उसके पीछे ग्लिया जो सेल्स होती हैं, ग्लिया सेल्स होती हैं उनका लेना देना होता है, वो डिवाइड करती हैं, वो आपका ये ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन में कैंसर करती हैं, ना कि न्यूरॉन। का क्वेश्चन सही है कि भाई अगर, क्योंकि कैंसर होता क्या है, कैंसर होता है सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, लेकिन न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो फिर ब्रेन में क्यों होता है कैंसर, तो वो ग्लिया सेल्स कैसे होता है ना कि न्यूरॉन की वजह से। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन एंड प्लेज अ रोल इन दी सेंसरी प्रोसेसिंग, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर सेरिबेलम। पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन यानी कि जो पश्च मस्तिष्क है उसको उससे लिंक कौन कर रहा है, तो सेरिब्रम। अब खुद सोचा, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लिंकिंग पार्ट थोड़ी ना हो सकता है वो, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन यानी जो पीछे का मस्तिष्क है और आगे का मस्तिष्क है, भाई मिड ब्रेन लिंक कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है। Which part of the brain regulates hunger, thirst, body temperature and other homeostatic process essential for survival? तो सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, मिड ब्रेन हो गया और पॉन्स हो गया। तो कौन सा पार्ट है आपका, तो ये है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सेरिब्रम आपका मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मिड ब्रेन तो अभी हमने देख लिया है, बाकी पॉन्स लिंक के तौर पे ऐड करता है मेनली, तो ये जो मिड ब्रेन होता है, पॉन्स आप पता है, ठीक है, यहाँ मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, ठीक है, देन यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, तो मेनली लिंकेज का काम करता है। थैलेमस क्या होता है, आउटर बॉडी सेंसेशन से लिंक्ड है। मिड ब्रेन अभी हमने देखा है, ठीक है, मेनली इसका काम सेंसरी प्रोसेसिंग वगैरह में होता है। इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग आर रेगुलेटेड बाय विच स्पेसिफिक पार्ट, तो वॉमिटिंग हो गया, सैलिवेशन हो गया, कौन रेगुलेट करता है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस। तो हमने देखा था वॉमिटिंग और ये सब मेडुला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेगा, ठीक है। ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और यही इनवॉलंटरी, यही कारण है कि क्यों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है क्या, इसमें आता है ब्रेन, आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन आता है तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन तीन पार्ट में आता है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं, इसमें तीन पार्ट है, सेरिबेलम है, इसमें आपका पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा है। स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा था, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से नर्व जाती हैं और जो नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ऑटोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब होता है जो वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है। ऑटोमेटिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक होता है फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो। तो ये हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है, तो वही पार्ट है आपका, यानी कि एकदम से वॉमिटिंग हो जाना, एकदम से गला सूख जाना हमारा, उससे मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करने का काम करता है। और ये ठीक है, ये हमारा और एंट्रिक नर्वस सिस्टम अलग होता है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वेगस नर्व के थ्रू लिंक्ड होता है, ठीक है।
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज सेपरेट एरिया स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एक्सेट्रा। तो मेनली कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो कि हियरिंग, स्मेल, सुनने और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज फोर ब्रेन वाला जो पार्ट होता है ये सब इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप देखोगे तो हमने लोब्स भी पढ़ी थी। लोब्स में हमने देखा था फ्रंटल लोब देखा था, पैराइटल लोब देखा था, टेम्पोरल लोब देखा था और ऑक्सीपिटल लोब देखा था। तो ये तो देखने के लिए काम आ रही थी, ये सुनने के लिए काम आ रही थी, यही तो था आगे वाला जो हियरिंग, स्मेल, साइट इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था। विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस। तो वॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल में, बॉडी पॉस्चर बैलेंस किसमें आएगा? दारू पी लेते हैं तो क्या इफेक्ट हो जाता है? सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, देन बॉडी पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमें पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस टॉपिक से आप देख रहे हो खूब अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं नए पैटर्न में, ठीक है। सीजल के टीयर 1 में भी बने हैं, ठीक है, सीएचएसएल में भी, डेली प्लेस में भी, सब में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना इसको। तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे, तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, हार्ट नहीं आता इसमें, ओनली 2 आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ डू द मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट? तो मांसपेशी कोशिकाएं गति में कैसे सहायता करती हैं? मसल सेल्स मूवमेंट में कैसे हेल्प करती हैं? थिकनेस ऑफ द सेल लेयर हेल्प इन द मूवमेंट, लाइनिंग ऑफ द वेसल इनसाइड हेल्प इन द मूवमेंट, ब्लड फ्लो ऑफ द सेल हेल्प इन द मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन कोशिकाओं में संकुचन और जो शिथिलन है उससे गति होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल दैट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। लॉन्ग है और ब्रांच्ड है। नर्व है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। कॉलमनार ब्रांच था क्या? नहीं था। कॉलमनार इनके बेस में न्यूक्लियस हमने देखा था। कॉलम के शेप में कौन होती है? हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो बाकी जो स्टमक वगैरह वहाँ पे देखने को मिलते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये नहीं होगा। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा था उपकला तक। स्क्वैमस में सिंपल था, स्ट्रैटिफाइड सिंपल डेलिकेट लाइनिंग बना रहा था माउथ और इसोफेगस का, स्ट्रैटिफाइड पूरी स्किन की बना रहा था, ठीक है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मैच्योरिटी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं 120 दिन, स्प्लीन में मरते जाके खत्म होते हैं, बोन मैरो बनते हैं, इलेक्ट्रोसाइट के नाम से जानते हैं इनको। ये आपकी ल्यूकोसाइट्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। जैसे लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो नर्व सेल जो होता है वो लंबी होती है, सबसे लंबी सेल यही होती है, ब्रांच होती है। डेंड्राइट देख लो, डेंड्राइट कैसे ब्रांच, पेड़ की जो शाखा है उसकी तरह नहीं लगता डेंड्राइट जो आपको यहाँ पे नर्व एंडिंग भी ब्रांच होता है, दोनों ब्रांच होते हैं। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर व्हिच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ। हंगर कहाँ होगा? खुद सोचो। हंगर, थर्स्ट, भूख, प्यास, प्यार, लव वगैरह सब कहाँ पे था? ये हाइपोथैलेमस में था। अब हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं तो किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है वो। और ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है? तो फैट एंड प्रोटीन पे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ओनली फैट पे या फिर ओनली ग्लूकोज पे? तो पूछ किसके बारे में रहा है? हमारे ब्रेन के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ब्रेन किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ध्यान रखना मेनली हमारा ग्लूकोज पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी पे हमारा वो डिपेंड करता है। तभी जब हम अगेन भूखे होते हैं इस तरीके से, है ना, ग्लूकोज लेवल्स डाउन होते हैं, तो सबसे पहले ब्रेन इफेक्ट होता है हमारा। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी और इनएक्टिवेशन ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो लिपिड पचाने वाले एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं में लिपिड जमा होने से कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर होता है, हंटिंगटन होता है, पार्किंसंस होती है या फिर टे सैक्स डिजीज होती है। तो एक्चुअली इस डिजीज को बोलते हैं टे सैक्स, ठीक है। टे सैक्स डिजीज बोलते हैं इसको। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि इसका कोई लेना देना है लिपिड से, ठीक है। पार्किंसंस में क्या होता है? तो पार्किंसंस में एक्चुअल में होता क्या है कि जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ करने की एकदम इच्छा वगैरह नहीं करती। तो टे सैक्स डिजीज यहाँ पे सही आंसर होगा, टे सैक्स डिजीज, ओके। चलो अगला है 17th, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स एड इन व्हाट परसेप्शन। तो घ्राण रिसेप्टर डैश की अनुभूति की में सहायता करते हैं। ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं बताओ? ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं? स्मेल होता है, साउंड होता है, टेस्ट होता है, टच होता है। एक्चुअल में आपका स्मेल होता है, ठीक है, जो गंध होती है। आइडेंटिफाई द सेल। तो कौन सी सेल है भाई? बोन सेल? नो।